नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज अभी तक की सारी कड़ियों में हमने शारीरिक बीमारियों पर काफ़ी गौर किया, उसके बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सचिन से मिली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियाँ शारीरिक बीमारियों के लिए मूल कारण हैं, और जैसे उन्होंने शब्द भी यूज़ किया था साइकोसोमेटिक, आज वही कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में हम देखेंगे और उसमें राजयोग किस तरह से मदद करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में है। मैं डॉक्टर सचिन का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे हमने बीमारियां सारी देखी, लेकिन आज मानसिक बीमारियों का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, और आपने साइकोसोमेटिक ये शब्द भी यूज़ किया है कि इवन शारीरिक बीमारियों के लिए मन मेन कारण है। मन जो है वही उसका जड़ है, मूल है। ऐसे कई हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं, हम उसको भी आगे लेंगे। कई व्यूवर्स के भी प्रश्न आए हुए हैं, उसको भी लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा एंग्जाइटी के बारे में हमको बताएंगे, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। इसका कारण अगर आप कहो तो जैसे हम इस साइंस को, आपने कहा ना साइकोसोमैटिक, ये शब्द था, या हम इसको माइंड बॉडी मेडिसिन पहले कहते थे। आज हमको ये पता चला है कि इट्स नॉट माइंड एंड बॉडी, माइंड के ऊपर भी कोई है, तो हम कहते हैं सोल माइंड बॉडी मेडिसिन। सोल के अंदर या आत्मा के अंदर से कुछ ऐसे विचार आते हैं जो मन के द्वारा प्रकट होते हैं। मन ये केवल थिंकिंग फैकल्टी ऑफ सोल है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है अस्पष्ट रूप में। वो फीलिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो एंग्जाइटी में रूट फीलिंग या रूट विचार जो होता है कि कहीं ऐसा हो न जाए, या ऐसा हुआ तो, माना वो अनसर्टनिटी जो होती है, किसी भी प्रकार की अनसर्टनिटी या अनिश्चितता, वो हमारे अंदर डर पैदा करती है। जी। और वो डर आना नेचुरल है कुछ सिचुएशन में, लेकिन हम उसको बीमारी तब बोलते हैं जब वो अनरियलिस्टिक होती है और आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। ओके। पर यहाँ पे हम दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कंसर्न। कंसर्न माना आपको प्लानिंग करना चाहिए, एक कॉशियस भी हम कहते हैं एक जैसे। कॉशन रहना चाहिए। तो इसमें दो शब्द हम कहते हैं कि प्लानिंग अच्छी है पर वरिंग अच्छा नहीं है। जी। जब प्लानिंग आप टू मच करते हैं और उसको आप रोक नहीं पाते, तब वो चिंता की बीमारी हो जाती है। ऐसे ही आप कंसर्न रखते हैं किसी बात के, समझो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी। समझो कोई लेट आता है, किसी कारणवश लेट हो गया है आने को घर के व्यक्ति को, तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा हो सकता है शायद कहीं ट्रैफिक है और कोई कारण हो गया होगा, चलो फोन करते हैं या दोस्तों को पूछते हैं। लेकिन चिंता वाला जो व्यक्ति होगा वो सोचेगा बाप रे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अभी ये कौन से हॉस्पिटल में पड़ा होगा। सो इट ब्लोज आउट ऑफ प्रपोर्शन, वो विचार उनके चलने लगते हैं। तो एक प्रकार का ये विचार या भावनाओं में जो दोषपूर्ण तरीका है, वो इस बीमारी को जन्म देता है। जी, मतलब एंग्जाइटी जो मेन उसका जन्म होता है, वो हमारा जो विचार, भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, ज़्यादा कंसर्न बढ़ना शुरू हो जाता है, तब जहां वो तक चिंता का। कंसर्न है तब तक ठीक है, पर वो कंसर्न बाउंड्री का रूप ले लेते हैं। अभी क्या हुआ, एक केस आपको बताते हैं। हमारे पास एक माता है, जब भी एम्बुलेंस की घंटी बजती है, अभी उनका घर जो है हाईवे को लग के है, तो बहुत सारी गाड़ियां चलती है, पर जैसे ही एम्बुलेंस जब गई, घंटी बजी, तो पहला इनके अंदर विचार आता है बाप रे, हमारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। अब वो एम्बुलेंस किसी सीरियस पेशेंट को लेके जा रहे, पर पहला इनके अंदर विचार आएगा कि हमारे घर पे किसी की मौत तो नहीं हुई। फोन की घंटी भी बजी, कोई बुरी खबर आने वाली है, किसी की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो फोन भी फियर क्रिएट करता है, अंदर डर की भावना क्रिएट करता है। दिस इज वॉट इज। उस समय आप नेचुरल या नॉर्मल, ये जो मेजोरिटी लोग सोचने वाले वैसा सोच नहीं पाते हैं ये लोग, ओके। और उससे डर पैदा होता है और वो बढ़ते जाता है। अच्छा, अभी हमको कुछ मेल आए हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं आपको उसका पूछना चाहूँगी। लीना है सूरत से, उन्होंने लिखा है, मैं 22 साल की हूँ और मैं अपना कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगातार ऐसे सपने आते हैं जिसमें से जब मैं अचानक जग उठती हूँ और उसके बाद मुझे बहुत रोना आता है और इतनी घबराहट होती है, मेरा पूरा दिन उसकी वजह से खराब जाता है।
और ये लगातार कई दिनों से है। पहली बार तो लीना को ये देखना चाहिए कि ये कुछ दिनों से हो रहा है या पहले भी होता था, मतलब पास्ट की हिस्ट्री लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनका नेचर कैसा है पहले से। डर का नेचर है इनके अंदर या छोटी छोटी बातों का डर रहता है, क्योंकि जो स्वप्न होते हैं उसका आधार हमारा साकार जीवन होता है। जी। माना दिन भर में मेरे साथ जो हुआ है वही स्वप्न में रैंडमली वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने बचपन से लेके अभी तक मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई है या जो मैंने देखी है, फिर वो रियल हो या फिर मूवीज में देखी हो या फिर इमेजिनरी हो, तीनों बातें हैं। ओके। रियल घटना मैंने देखी है, मैंने कोई एक्सीडेंट देखा या किसी को मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, किसी को मारते हुए देखा है, एनी ट्रॉमेटिक दिल को दहला देने वाली या डर पैदा करने वाली या मूवी ऐसे देखी है या मैं अपने माइंड से क्रिएट किया हुआ है। तो ये तीनों चीजें हमारे अंदर का जो है डर का जो फाइल पड़ा हुआ है उसको ट्रिगर करती है। वो फाइल पहले से ही रहता है, सिर्फ जी। उसको ट्रिगर करते और ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। होता क्या है, जैसे ही मैं सोता हूँ मेरा कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो वो भी स्लीप हो जाता है। तो सबकॉन्शियस में जितना भी डर है, चिंता है, दिन भर में क्या है कि हमारा हम कॉन्शियस माइंड बहुत कंट्रोल में रखते हैं। जी। तो जी। जितनी चीजें आपने दिन भर में दबाई हुई है और एक दिन में बहुत दिनों से पड़ी हुई रहती दबाई हुई है, अभी सोने के बाद वो कुछ कारणवश अंडरग्राउंड जो फाइल होती है वो सब ओपन अप हो जाती है। जी। तो उसके साथ जो भी फीलिंग एसोसिएट होती है वो बाहर आती है। फिर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका पैनिक होता है या बहुत डर लगता है, और अगर आपका सेंसिटिव नेचर है तो आप रोने भी चालू हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डर है, जी। कोई ना कोई किसी बात का है, तो खाली कर देना चाहिए। या आपके अंदर बचपन से भी जो भी नेचर है उसके बारे जी। में आपको बात करना चाहिए कि जब भी स्ट्रेस आता है ऐसी चीजें आप देखते हैं या होती है आपके साथ या हुई है, हमको जी। पता नहीं है कि कई लोग अपना पूरा हिस्ट्री बताते नहीं है। जी। तो ऐसी बात हुई है तो बता के उसके जो विचार है उनको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। ओके। कई बार अगर आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या हुआ है बचपन से, तो ऐसे टेक्निक है जैसे हमने पीछे भी बताया, रिग्रेशन की टेक्निक रिग्रेशन। है। तो आपको रिग्रेस करके योग्य व्यक्ति आपके अंदर की वो फाइल जी। धीरे धीरे निकाल सकता है और उसकी जगह पे आपको पॉजिटिव थॉट, शक्तिशाली विचार दे सकता है। मतलब उससे आप वो किसी ठीक न हो किसी की हेल्प लेके अपना जो मूल कारण है, हाँ वो उसको। जो घबराहट का जो मेन रीज़न है, हम्म, उसको आपको बाहर निकालना ज़रूरी है। यस। और ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप आपे से बाहर हो जाती है और उसका इफेक्ट आपके अगले दिन पर भी आ रहा है, तो थोड़े समय के लिए आपको ट्रैंक्विलाइजर्स, माना ऐसी दवाई है जो आपको शांत रखे, ओके। वो ले सकती हैं, ठीक है जी। ना। तो ऐसे समय पर ये दवाइयों का मदद, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, फिर इसको टिपर ऑफ करके बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे कि ये आपने जो लिखा है ये आप किसी काउंसलर से या अच्छे का साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मिलके आपको देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बीमारी होती है लेकिन बीमारी की शुरुआत ऐसे होती है, तो जी। वो भी हो सकता है। तो आपको इलाज कराना ज़रूरी है और रूल आउट करना चाहिए कि कहीं ये मेरी बॉडी या माइंड किसी से रिएक्ट तो नहीं कर रही है। जी। लेकिन इसमें भी मेडिटेशन मदद करता है कि अगर आप दवाई के साथ मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के जो प्रकम्पन है शांति के या जी। शक्ति के, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और ये जो निगेटिव फाइल्स है या फीलिंग्स है इसको ये रिप्लेस करते हैं। तो मेडिटेशन भी इसमें मदद करता है। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न भी आया है, गिरीश है नागपुर से। उन्होंने लिखा है, मैं 35 साल की उनकी एज है और कंपनी में काम करते हैं, लेकिन बहुत पहले से, मतलब जब स्कूल में थे तब से अथॉरिटिव फिगर जो है, मतलब टीचर हैं, उनसे बहुत डर लगता है। अभी बॉस से भी बहुत डर लगता है। चाहे वो कुछ ना कहे, लेकिन फिर भी एक डर मुझे हमेशा बना रहता है और जिसकी वजह से हाथों में मेरे पसीना आना शुरू होता है। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अथॉरिटी फिगर, फिर टीचर तो बाद में हो सकता है आपके पिताजी ऐसे हो, जी। जिन लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत रिजिड होती है। माना जिनके घर में ऐसा कोई हिटलर होता है कि
उठ माना उठने का, बैठ माना बैठने का, इधर जाने का नहीं, उधर जाने का नहीं, ये करने का नहीं, और अगर किया जी। तो आपकी कोई खैर नहीं। तो पनिशमेंट मिल चुका है। अगर छोटी भी गलती हुई तो आपको पनिशमेंट, माना इन लोगों को बचपन में सिक्योर फीलिंग नहीं मिली है, किसी जी। कारणवश पनिशमेंट मिली है। तो वो हमेशा जो सीनियर लोग होते हैं उनसे प्यार के बजाय उनको डर ही मिला है उनसे। जी। क्या होता है कि उसमें पेरेंट्स का भी कोई दोष नहीं है। दो तरीके होते हैं, आप किसी को भी बदल सकते हैं, एक प्यार से या मार से। पेरेंट्स आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ विक्टिम, क्योंकि जी, उनको शायद उनको भी उनके माँ बाप ने वैसे बड़ा किया उनका भी होता है, अपब्रिंगिंग ऐसा होगा। या वो ऐसा सोचते हैं कि बगैर मार के कोई सुधरता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो पहले तो आपको अपने पेरेंट्स को और अथॉरिटी फिगर जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया उसको क्षमा कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी कोई दोष नहीं। तो ओके। उनको अपने माइंड में इमर्ज करके हम जैसे मेडिटेशन में ये करते हैं कि ये क्या होता है, फिर जिंदगी भर उस आत्मा के प्रति हमारे मन में वो नकारात्मक भाव रह जाते हैं। जी। अगर आपका अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है जिसमें शक्यता है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, डर इसलिए बैठा है क्योंकि उन्होंने मेरे को पनिश किया है, तो अगर ऐसा पनिश किया हुआ है तो उनको क्षमा कर दो, वो फाइल डिलीट कर दो। आप राजयोग जी। से कर सकते हैं, उनको परमात्मा के सामने इमर्ज करके उनको कहो, उनसे बात करो कि जाने अनजाने में जी। अगर मेरे से कोई भूल हुई तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आपसे भी जाने अनजाने में कोई भूल हुई तो उसके लिए भी मैं आपको क्षमा करती हूँ सच्चे दिल से। तो वो फाइल वहाँ पे क्लोज हो जाए। फिर जो डर है उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। माना स्टेप बाय स्टेप हमको एक एक करके उसके अंदर जो डर है उसको निकालना है। डर को निकालना एक ही तरीका है, उसको फेस करना है। और कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव है ही नहीं, उसको समझना और फेस करना। जी। अंडरस्टैंड एंड फेस द फियर। लेकिन वो फेस करने का ही बहुत ज़्यादा फ़ियर है। नहीं, वही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक साथ सब पूरा डोज नहीं देते हैं, उसको पूछते हैं, बात करते हैं, समझो क्या हो सकता है। अगर मैंने कहा नहीं आपको फेस करना है तो आपके अंदर क्या होगा, आप कैसे फेस करेंगे? मतलब मुझे वो सोच के ही डर लग डर लगने लगेगा। उसके सामने जाना, उनसे बात करना, इतने थॉट चलते हैं और थॉट ये चलेगा कि पता नहीं वो मुझे फायरिंग करेगा, मुझे निकाल देगा जॉब से। इट्स अ बिग लिस्ट ऑफ हम्म। थॉट्स। तो अच्छा है, तो ये थॉट्स आते हैं ना, इसको एक्नॉलेज करो। अभी फिर इन विचारों में से देखो कि कितने रियलिस्टिक है विचार। आप उनके सामने कभी भी गए हैं तो कितने बार आपको फायर किया है, कितने बार ऐसा हुआ है आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कभी बोला है? सही है आपका, ये सोचना ज़रूरी है कि ये मेरे हाँ। पास्ट में ये कितनी बार हुआ। हाँ, तो वो आप लिखो। इसमें क्या होता है, ये हम राइट थिंकिंग चार्ट बोलते हैं कि सिचुएशन ले लो हुँ। कि बॉस, और बॉस के सामने जाते ही मेरे क्या क्या विचार आते हैं वो लिखो। कि मुझे डर लगता है ये मुझे फायर करेगा, सबके सामने इंसल्ट करेगा, मेरे को निकाल देगा, मेरा जॉब चला जाएगा, फिर मैं गरीब बन जाऊंगा, फिर मेरा आगे कैसे होगा, नहीं, गरीब के पहले एक है, घर में मुझे सब बोलेंगे, बोलेंगे, समाज में लोग इज़्ज़त नहीं मेरी देंगे। इज्जत चली जाए। लिखो, ये सब हुँ। विचार लिखो। ये विचार लिखने के बाद आप उस हर विचार के सामने रैशनल थॉट लिखो। क्या ये सच है, क्या ऐसा हुआ है ना? तो उस समय आप उसके सामने लिखो कि नहीं, मैं इतना साल से कर रहा हूँ, मैं हमेशा डरा हूँ लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज तक किसी ने मेरा सबके सामने इंसल्ट नहीं किया है ना? या कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि कई लोगों को एक बार भी अगर एक्सपीरियंस आ जाता है तो उनको लगता है कि हमेशा हमको यही एक्सपीरियंस आया है। दैट इज करेक्ट। दे वर्क फ्रॉम दैट प्रिचुडाइज माइंड। वो जो उनके अंदर भरा हुआ है ना, हुँ। उसी को लेकर वो रिएक्ट करते हैं, बिहेव हुँ। करते हैं। जी। उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि एक बार हुआ है, हर बार होना जरूरी नहीं है। जी। गुस्सा व्यक्ति को आता है तब उस गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो उसको डिटैच करो। जी। और तीसरा ही विचार लाओ कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूँ, और मेरा अगर बिहेवियर अच्छा है, काम अच्छा है, तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। ठीक है ना? आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ये ओके। सोच के आप उस विचार को शांत कर दो, क्योंकि विचार आना गलत नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। हमारा मन हमको परिस्थिति के पूर्व ही तैयार करता है। जी। तो परिस्थिति के पहले तैयार होना गलत नहीं है, सिर्फ वो कंट्रोल के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जी। जितना हो सके मेरे से गलती नहीं होना चाहिए, मेरा काम अच्छी तरह से होना चाहिए, ये जी। मेरे कंट्रोल में है।
बाकी वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जी। जब ऐसे विचार आते हैं ना, तो धीरे धीरे मेरा मन शांत होना चालू हो जाता है और मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। इसमें मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जो लोग डरते हैं, जिनका डर बहुत रहता है, क्या उनका नेचर सेंसिटिव होता है? यस, ये पर्सनालिटी हो सकती है, डर की पर्सनालिटी ओके। होती है कि हर बात में उनको बचपन से ही डर लगता है। हाँ। अभी इसके भी बीच में हमको जाना चाहिए ओके। और वहां पर भी पेरेंटिंग का रोल आता है। हुँ। तो वो उनके मन में ये डर डाल देते हैं। पिछली बार भी कह रहा था कि पेरेंटिंग में दो तरीके, एक प्यार से आप उसको समझाओ सत्य बात, या डर से उसको समझाओ। तो जो पेरेंट्स ये टेक्निक को इस्तेमाल करते, उधर मत जाओ, उधर भूत है, तुम उधर जाओगे ये करोगे तो भूत आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा, जी। या भगवान तुम्हारे कान काट देंगे, हुँ। ऐसे जो बिलीफ सिस्टम उनके अंदर डाल देते हैं ना, तो कई बच्चे होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। पर जो आपने सेंसिटिव कहा ना, वो एक्सेप्ट कर लेते, बाप रे ये बात हाँ, सच है, मम्मी हाँ। ने कहा, पापा ने कहा, माना सच है। और उसी बिलीफ के साथ ये बड़े होते हैं। तो वो बिलीफ जब आपके अंदर बहुत डीप डेप्थ में, गहराई में गया है, फिर उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके। और शायद जो आपने कहा कि जो लोग बड़े होने के बाद भी डरते हैं, उनके अंदर ये डर बचपन से ही पैदा किया गया है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी जो मतलब सेंसिटिव चाइल्ड है हम कहते हैं और उसके मन पे जल्दी असर होता है क्योंकि एक पेरेंट के 3 बच्चे हैं और तीनों सेम नहीं है। एक यस, एक बिल्कुल सेंसिटिव है जिस पे यस, सबसे ज़्यादा गहरा असर हुआ है। वो कैरी करके लेके आया है? यस। हो सकता है कि वो कैरी करके लेके आया है, या हो सकता है ये नया भी अभी डेवलप हुआ। मुझे याद आता है, एक हम सेशन लेते व्यासा करके, हमारा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। तो उसमें सब टॉप पीपल बैठे थे, मैं ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, ऐसे बैठे। तो वहाँ फार्मेसी का भी हेड एक था। इसमें सब लोग शेयर करते हैं अपने विचार, आपका क्या विचार है वो लिखना होता है। तो मैंने ये देखा, ये फार्मेसी का बंदा शुरुआत से कुछ नहीं बोल रहा है, ओके। चुप है, पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। तो 3-4 घंटे के बाद मैंने देखा कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको पूछा साइड में लेके, क्या प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है क्या? बोलते नहीं सब ठीक है, नहीं पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाकी के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं पार्टिसिपेट करने जैसे ही जाता हूँ, मेरे पिताजी सामने आ जाते हैं और मेरे को बोलते चुपचाप उधर बैठ, कुछ करने का नहीं। इतना बड़ा होने के हाँ, बाद भी बाद बार-बार वो बचपन की स्मृतियाँ उसके यस, सामने जागृत हो सामने आते जाती हैं। तो हैं। मैंने कहा कैसे हुआ है? तो उसने बहुत अच्छा कहा कि बचपन में जब वो मार्केट में जाते थे पिताजी, बाहर से कड़ी लगा के जाते थे, किधर जाने का नहीं, अंदर रहने का, जब तक मैं नहीं आऊं। तो लॉक वो लगाकर जाना लॉक बाहर से। लगा कर जाना, वो बेचारा अंदर रहता था। तो वो स्मृति बचपन की उसके मेमोरी में आज भी, जबकि उम्र 30-35 साल है, उस उम्र में भी वो काम कर रहे। माना ग्रुप है वहां, पिताजी है नहीं, पर वो पिताजी आकर उसको बोलते हैं चुपचाप बैठने का, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करने का। पर इसमें और एक ट्रेजेडी क्या हो जाती है जो हमको एक कॉमन पिक्चर दिखाई देता है कि जो बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव है उनको और ऊपर से कहा जाता है आपको समझ में नहीं आता, आप हाँ, बोल नहीं सकते, आप में ये एबिलिटी नहीं है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। तो ये बार-बार उनको बोले जाने के बाद और वो ज़्यादा दब जाते हैं। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है। केवल उस बच्चे को नहीं अच्छा। देखना चाहिए, और हम कई केसेस में पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। अभी पेरेंट्स का दोष नहीं होता है, देखा जाए ना, तो पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा है, जी। उनकी भावना अच्छी है कि मेरा बच्चा सुधर जाए या अच्छा हो जाए। लेकिन वो अगर बचपन से ऐसा है, तो आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ। पेरेंट्स से हमने देखा कि सबसे बड़ी गलती कहेंगे कि क्या होती है कि कोई बच्चा है जो कमल का फूल है, बच्चे फूल की तरह होते हैं, हुँ। और एक है गुलाब का फूल, और एक होता है चंपा का फूल। तो वो क्या करते हैं कि गुलाब के फूल की बहुत डिमांड है, उसको रेट अच्छा मिलता है। जी। तो कमल के फूल को वो बोलते हैं कि तू कमल कैसे बना, तेरे को गुलाब बनना चाहिए, व्हाई डोंट यू हुँ। बिकम अ गुलाब? हुँ। क्योंकि गुलाब में खुशबू आते, कमल में खुशबू नहीं नहीं आती आती है। है। अभी उनको समझना चाहिए कि वो कुछ सीड लेके आया है अपने साथ में, हुँ। लेकिन वो मोल्ड उसको कैसे कर रहे हैं, कमल के फूल को गुलाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि नो पॉसिबल नहीं है। आपको कमल की विशेषता को स्वीकार करना चाहिए। अगेन वहाँ पे हमको वो डीप मेमोरी जो आपने बताई है, जो वो कैरी करके लेके आया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। मुझे याद आता है इसके ऊपर मूवी बना है, तारे जमीन पर, जी, ठीक है ना? जी। ये सब बच्चे अपनी अपनी विशेषता लेकर आए हुए हैं।
तो हमको उनकी विशेषताओं को पहचानना है, उसके पर्सनालिटी के अनुसार उसको ट्रेनिंग देनी है। सबको एक ही दवाई काम नहीं करती है ना, आप सबको एक दवाई नहीं दे सकते हैं। हर एक दवाई का डोज अलग होता है, जैसे हम एमजी पर केजी बॉडी वेट देते हैं बच्चों को डोज, तो वैसे ही हर बच्चा अलग है। जब दवाई हर एक की बीमारी की अलग है तो सबको एक दवाई कैसे काम कर सकती है? तो वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए। अगर पेरेंट्स को ये आ नहीं रहा है तो आजकल काउंसलर हर स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, है ना? आपको पता है कि अभी कायदा भी ऐसा बना है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, जी। है ना? बच्चों को मारना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, पुलिस लेके जाए। कायदा भी प्रोटेक्ट उनको करता है, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि बच्चे मार से नहीं सुधरते। हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए केस। या कुछ इस सेंसिटिव चाइल्ड के ऊपर बहुत यस, गहरा असर हो सकता गहरा है। असर होता है। तो बचपन में मेरा प्रोग्रामिंग हुआ है, एक मैं डर से ही पैदा हुआ और मेरे अंदर वो सीड लेके मैं आया हूँ, और दूसरे ऊपर से मेरे माँ-बाप मेरा दूसरा नेगेटिव प्रोग्राम करते, ये ना किसी काम का नहीं। अगर वो सेंसिटिव बच्चा है और वो स्वीकार करता है, नहीं, नहीं मम्मी कहती है ना बराबर है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे को बोलना नहीं राइट। आता है, फिर वो उसी तरह ढल जाएगा। बराबर। तो उस समय पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अकेले में या सबके सामने कभी भी उसको निगेटिव कमांड मत दो आप, और बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर वो बीज पड़ा रहेगा और उसका बिहेवियर वैसा हो जी, जाएगा। जैसे अभी हमने देखा गिरीश जी ने जो मेल किया था कि 35 की एज में भी अथॉरिटी फिगर से इतना ज़्यादा भय उनको, और हाथों में पसीना आता है भय यस, की वजह से। हम ये बात पर आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। दर्शकों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जाने के पहले हम एक छोटा-सा मेडिटेशन लेंगे, ताकि जिन्होंने प्रश्न पूछा है, जिन्होंने हमको भेजा है, वो थोड़ी उनको राहत मिले अगर आप मेडिटेशन जो सिखाते वो करेंगे तो। और जो थोड़ा डर है, हाथों में जो पसीना आता है, वो अगर थोड़ा लेवल पर भी मतलब 1-5% भी कम होगा, तो मैं समझती हूँ हमारे प्रोग्राम की सफलता है। ओके, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो अपने आप को वहां से दूर करेंगे। अलर्ट होके बैठेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपने पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे, और महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर रिलैक्स। छाती और पेट की मांसपेशियां भी रिलैक्स। पीठ की मांसपेशियां भी शिथिल और रिलैक्स। गर्दन और चेहरा शांत और रिलैक्स। ये शरीर बहुत सुंदर वस्त्र है जिसको मैं धारण किए हूँ। ये शरीर एक मंदिर है जिसमें मैं दिव्य ज्योति प्रकाश शांत और उस दिव्य महाज्योति से शांति का प्रकाश मेरी ओर आ रहा
सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति का दूसरा एक प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और ये प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करते ही मैं स्वयं को शक्ति स्वरूप महसूस कर रहा हूँ। सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मैं उसके जैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरा मन और शरीर बिल्कुल शांत और शक्तिशाली बन चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्वयं को देख रहा हूँ कि बचपन से लेके अब तक जाने अनजाने में मेरे वरिष्ठों ने, माता पिता हो या शिक्षक हो, उन्होंने मुझे सुधारने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए थे। उसमें से कुछ अच्छे थे, पर कुछ से मेरे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज जब मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे कुछ पद्धतियाँ उन्होंने इस्तेमाल की जिसके वजह से मेरे अंदर डर, भय या दूसरी कई नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुई थी, तो उसको आज मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। मेरा बचपन का डर अब निकलता जा रहा है। मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान सदैव मेरे साथ है। हर परिस्थिति में स्वयं को स्टेबल, स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर मैं अनुभव कर रहा हूँ। हर परिस्थिति को मैं संभाल सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिनों दिन मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ और दिनों दिन मेरा डर निकलता जा रहा है। मैं स्वयं को निर्भय अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा सदैव मेरे साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ और हल्का हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत ही रिलैक्सेशन फील हो रहा है। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद आज की पूरी बातचीत के लिए। नमस्ते। ओम शांति। डर, एंग्जाइटी, ये बहुत ही कॉमन आजकल हमको बहुत सारे मनुष्यों में दिखाई दे रहा है। इस पर डॉक्टर सचिन ने हमें जो मेडिटेशन करवाया और जिन्होंने हमें ये प्रश्न भेजा था, उनको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको क्या चेंजेस महसूस होते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम आपके प्रश्नों को अगले कड़ी में ज़रूर रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।